डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर में पूर्ति की लोच। कल हमने पूर्ति होती क्या है और पूर्ति के नियम के बारे में पूरी विस्तृत से वीडियो बनाया था। आज उसी कंसर्न में आगे पूर्ति की लोच बताने जा रहे हैं। पूर्ति की लोच को समझने से पहले आपको मांग की लोच को समझना होगा। मांग की लोच और पूर्ति लोच दोनों आपस में एक दूसरे के सिस्टर कंसर्न हैं। मांग की लोच में यह बताया था, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांगे जाने वाली मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव का माप मांग की लोच कहलाता है। यानी कीमत किसी की 5 रुपये हुई, 5 रुपये से बढ़कर 6 रुपये हो गए, तो उसके कारण उसकी मांगे जाने वाली मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका माप मांग की लोच कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसका पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको मापने को पूर्ति की लोच कहते हैं। पूर्ति की लोच का पूरा विस्तृत अर्थ यह है कि पूर्ति की लोच से तात्पर्य वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि से घटत या बढ़त की प्रवृत्ति अर्थात कीमतों में थोड़े परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की पूर्ति में जो परिवर्तन की दर या गति होती है वह पूर्ति की लोच कहलाती है। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मांग की लोच में होता है। इसे व्यक्त करने के लिए ES, जब अपन ES यानी एलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और पहले हम करते थे एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई के अंदर डी डालते थे, ये तो था मांग का, ये है पूर्ति का। ई के अंदर एस, पहले ई बनाएंगे उसके बाद नीचे एस लगाएंगे। पूर्ति की लोच ज्ञात करने का सूत्र यह है, वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो पहले हम मांग में जब करते थे तो वही करते थे, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तब मांग में नहीं करके पूर्ति में करना है। दोनों एक दूसरे के सिस्टर कंसर्न ही चैप्टर हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलने वाले चैप्टर हैं। दोनों का अर्थ भी लगभग वैसा ही है। जैसा अगर मांग की लोच समझ में आया तो पूर्ति की लोच को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो पूर्ति की लोच को ज्ञात करने के लिए वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन कितना हुआ और कीमत में आनुपातिक परिवर्तन क्या हुआ उसका भाग लगा देंगे। माना किसी वस्तु की प्राइस 10 रुपये थी और अब प्राइस P1 जो है वो 11 रुपये हो गया। जब 10 रुपये थी तो उसकी पूर्ति 100 इकाइयों की थी और 11 रुपये होने से पूर्ति 120 इकाइयों की हो गई। तो कीमत में परिवर्तन हुआ 1 रुपये का, मात्रा में परिवर्तन हुआ 20 रुपये का। ये P है और ये Q है। तो ये एक जो परिवर्तन हुआ है वो 10 का 10% है और ये जो 20 है वो 100 का 20% है। तो अब इस सूत्र के अनुसार यदि हम लगाने की कोशिश करें तो पूर्ति में परिवर्तन हुआ 20, मूल्य में हुआ 10, इसमें इसका भाग लगाया 2, इलास्टिसिटी लोच इकाई से अधिक है। ये पूरी मांग की लोच के चैप्टर में समझाया था। यदि भागफल 1 से अधिक आता है तो कहा जाता है लोच इकाई से अधिक है। यदि भागफल 1 आता है तो कहा जाता है लोच इकाई के बराबर है। यदि भागफल 1 से कम आता है तो ये कहा जाता है लोच इकाई से कम है। तो यहाँ भागफल ऊपर 20 नीचे 10, भाग लगाया 2 आया, अतः लोच इकाई से अधिक है। तो इस प्रकार से पूर्ति की लोच ज्ञात की जाएगी। पूर्ति की लोच ज्ञात करने का एक और सूत्र दिया गया है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू ये सेम वही है जो मांग की लोच में दिया गया था। इसमें सूत्र को हल करने के लिए उदाहरण को पूरे ढंग से समझ के हमें सॉल्व करना होगा। डेल्टा क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हुआ। जैसे पिछले उदाहरण में 20 हुआ, पहले 100 थी फिर 120 हो गई, तो डेल्टा क्यू बराबर 20। क्यू यानी ओरिजिनल क्वांटिटी 100, पी यानी ओरिजिनल क्वांटिटी 10 रुपये, डेल्टा P यानी 10 और 11 में अंतर कितने का, 1 का। तो ये भाग लगा लो, निकल जाएगा। पूर्ति की लोच की 5 श्रेणियां बताई गई हैं। जिस तरह से मांग के लोच की श्रेणियां हैं ठीक उसी प्रकार से पूर्ति की लोच की भी 5 श्रेणियां हैं। पहली है पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार कब होगी, जब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो, या तो कोई परिवर्तन नहीं हो या सूक्ष्म परिवर्तन हो। परिवर्तन कैसा हो, सूक्ष्म। सूक्ष्म कब होता है, बहुत ही माइन्योर, नहीं के बराबर, या बहुत कम परिवर्तन होने पर भी उसकी पूर्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है तो उसे पूर्णतया लोचदार कहते हैं। तो देखिए, प्राइस तो पहले भी OP थी, अभी भी OP है, लेकिन क्वांटिटी OQ से बढ़कर Q1 हो गई। यानी कीमत में बिल्कुल हल्का सा परिवर्तन होने पर भी मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम अत्यधिक लोचदार या पूर्णतया लोचदार पूर्ति कहेंगे। ये सेम मांग की लोच में है, सेम इसमें भी होगा, ठीक है ना। दूसरी है अत्यधिक लोचदार।
अत्यधिक लोचदार में क्या होगा कि क्वांटिटी में, कीमत में परिवर्तन जो हुआ है उसकी तुलना में मात्रा में परिवर्तन ज़्यादा हुआ। किसी वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन कम होता है और उसके परिणाम स्वरूप पूर्ति में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक हो जाता है। चित्र गलत बनाया है, ये चित्र गलत बना हुआ है, ये ध्यान नहीं रहा। इस चित्र को ऐसे नहीं बनाएंगे, ये चित्र गलत है। चित्र सही ऐसे बनेगा जिसमें कीमत में भी ऐसे बनेगा, कीमत में परिवर्तन कम होगा, मात्रा में परिवर्तन ज़्यादा होगा। ये रेखा थोड़ी सी नीचे की ओर आएगी, वापस बना के दिखा देता हूँ मैं। ये रेखा थोड़ी सी नीचे की ओर आएगी, तो आप मेरे पास अब क्लास में आएंगे, मैं ढंग से समझा दूंगा। ये परिवर्तन कम होगा, ये परिवर्तन ज़्यादा होगा। ब्लैक बोर्ड पे बना के ढंग से समझा देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अत्यधिक लोचदार तब होगी जब आनुपातिक परिवर्तन मूल्य में हुए परिवर्तन की तुलना में ज़्यादा होगा। मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होगा, मूल्य में कम परिवर्तन होगा। लोचदार परिवर्तन वो होता है जहाँ जितना कीमत में परिवर्तन होता है ठीक उसी अनुपात में मात्रा में परिवर्तन होता है, दोनों में बराबर बराबर परिवर्तन होता है। 10% कीमत में परिवर्तन हुआ, 10% में मात्रा में परिवर्तन हुआ, तो वो लोचदार कहलाएगी। उसके बाद है बेलोचदार। बेलोचदार के अंतर्गत कीमत में परिवर्तन ज़्यादा हुआ है, मात्रा में परिवर्तन कम होगा। लोच बहुत कम है, कीमत तो बहुत ज़्यादा बदल गई लेकिन मात्रा बहुत कम बदली है। ये पहले भी जो से मांग की लोच में जो बताई गई है 5 श्रेणियाँ, सेम वही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मांग की, जब अपन मांग की लोच करते हैं तो मांग की लोच की जो हमारी रेखा होती है वो हम इस तरह से बनाते हैं, और जब सप्लाई का होता है तो हम रेखा इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि ये डिमांड कर्व ऊपर से नीचे आता है, ये नीचे से ऊपर जाता है, ये सप्लाई का कर्व है। पूर्णतया बेलोचदार में केवल कीमत में परिवर्तन होगा, लेकिन मात्रा वो के वही है, पहले जितनी थी उतनी उतनी आज है। यानी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, केवल कीमत में परिवर्तन होता है। ये 5 इसकी श्रेणियां बताई गई हैं। मांग की लोच की 5 डिग्रियां बताई गई हैं। पांचों डिग्रियां और लोच, फिर लोच का माप में वही माप की विधियां हैं। पहली है प्रतिशत विधि या आनुपातिक विधि, जो अर्थ के साथ बताई गई है। वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, जो कि मैंने उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास किया कि यदि कीमत में परिवर्तन होता है तो उसको भी प्रतिशत में व्यक्त करेंगे, और मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है उसको भी उसमें व्यक्त करेंगे, और दोनों को एक दूसरे में भाग लगाएंगे। तो कीमत में आनुपातिक परिवर्तन बटा मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, तो ऊपर तो आएगी मात्रा और नीचे आएगी कीमत। बिंदु रेखा विधि के अंतर्गत क्या होता है, किसी एक बिंदु पर जब लोच ज्ञात करनी होती है, जैसे ये सप्लाई की रेखा है, ये 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, किसी एक बिंदु पर लोच ज्ञात करनी होती है तो बिंदु लोच विधि का प्रयोग किया जाता है, और इसमें सूत्र लगाया जाता है इस बिंदु से नीचे की दूरी और इस बिंदु से ऊपर की दूरी। ये मांग की लोच में पूरा विस्तार से समझाया गया है। उसके बाद वही पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले घटक, जो चीज़ें मांग की लोच को प्रभावित करती है सारी की सारी चीज़ें पूर्ति की लोच को भी प्रभावित करती है। जैसे वस्तु की प्रकृति कैसी है, वस्तु का स्वभाव कैसा है, उसका उत्पादन प्रणाली कैसी है, उसके उत्पत्ति के नियम क्या है, उसके उत्पत्ति के साधनों की गतिशीलता क्या है, समय तत्व वगैरह, ये सारी चीज़ें ध्यान देने योग्य है। पूर्ति के नियम की मान्यता है। पूर्ति के नियम की मान्यता यह है कि मान्यताओं का मतलब यह कि यदि मान्यताएं लागू नहीं की तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। तो पूर्ति के नियम को समझने के लिए लाइन सर बिना वर्णन के इन मान्यताओं को हमें लिखना होगा। मान्यता यह है अन्य बातों के समान रहने पर, यह तो मांग के नियम में भी हमने बताया था कि मांग के नियम में भी ये स्पष्ट किया गया है कि अन्य बातें यदि समान रहेगी तो ही ये चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो पूर्ति का नियम भी यही बताता है कि यदि अन्य बातें समान रही तो ही ये नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। उत्पत्ति, एक साधन में मूलतः समानता रहती है, अर्थात इन साधनों का मूल्य यथावत रहे। जो उत्पादन के साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, इनके मूल्य भी यथावत रहने चाहिए। क्रेता और विक्रेता की आय स्थिर होनी चाहिए। क्रेता और विक्रेता जो भी है उनकी आय भी स्थिर रहनी चाहिए। वस्तु की कीमत में अधिक परिवर्तन की आशंका नहीं हो। जो भी आप खरीद रहे हैं या प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी कीमत में और बढ़ने की संभावना नहीं होनी चाहिए।
उत्पादकों और विक्रेताओं में तकनीकी ज्ञान में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। एक को एक रातों रात उनको ज्ञान आ गया, रातों रात उनको जानकारी नहीं प्राप्त हो गई, तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। उनकी रुचि, उनकी वरीयता, उनकी पसंद भी स्थिर रहनी चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होनी चाहिए, प्रतियोगिता पूर्ण होनी चाहिए। खूब असंख्य मात्रा में क्रेता और असंख्य मात्रा में विक्रेता होने चाहिए। वस्तु की प्रत्येक इकाई छोटे छोटे भागों में विभक्त होनी चाहिए, जिससे कि उसकी क्वांटिटी बदली जा सके, क्वांटिटी में परिवर्तन किया जा सके, मात्रा घटाई बढ़ाई जा सके। उत्पादक को यह मानकर चलना चाहिए कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन अधिक परिवर्तन नहीं करेगा, यानी ओवरऑल उसकी स्थिति सही रहेगी। ये था पूर्ति और पूर्ति का नियम, पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटक, पूर्ति की लोच, पूर्ति का पूरा अर्थ यहाँ से शुरू किया, ये मीनिंग था। यही इसको मापने की विधि में भी वापस काम में लिया जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, पूर्ति के बारे में पूरा सब कुछ आपको समझाया। धन्यवाद।